नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का राजनीति विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आज आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस के भाग 2 में दिए हुए नागरिकता टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करेंगे, और जिसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको प्रत्येक परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। आईएएस, पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस या एक दिवसीय कोई भी परीक्षा हो, सबके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की श्रृंखला आपके लिए है। आज हम लोग पूरी तरह से इसके बारे में चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं संभावित रूप से, और कुछ प्रश्न जो आए हुए हैं परीक्षाओं में उनके संदर्भ में भी कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनके दोबारा आने की संभावना बनी रहती है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। और पिछला जो आप लोगों ने वीडियो देखा हम लोगों का क्वेश्चन सीरीज का, जिसमें पहले उद्देशिका का था, दूसरा हम लोगों का संघराज क्षेत्र का, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोग इसको ज़रूर से देखें, जिससे कि आपको एक अच्छी समझ बनती जाए टॉपिक्स पे। ये आपके लिए एक वरदान सिद्ध होने वाला है, बशर्ते इसको आप सीरियसली इसको देखें। और जिन बच्चों ने नहीं देख रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोगों ने उसके लिंक्स को रख दिया है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। और आइए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। आज हम लोगों का टॉपिक सिटीजनशिप है, नागरिकता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 25 क्वेश्चंस की श्रृंखला हम लोगों की है, जिसमें पहला क्वेश्चन हम लोगों का आप लोगों की स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शंस हैं, भारतीय संविधान में नागरिकता के अर्जन व परित्याग संबंधी अस्थायी उपबंध नहीं है। पहला ऑप्शन ये दे रहा है इसमें। दूसरा कह रहा है, संविधान का भाग 2 केवल उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो 26 जनवरी 1950 से भारत के नागरिक बने। ये 2 ऑप्शंस आपके थे, इसमें बताना आपको है उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। तो देखिए, दोनों कथन जो आपके हैं, ये दोनों कथन आपके असत्य होंगे, क्योंकि हम अगर बात करते हैं भारतीय संविधान में नागरिकता के अर्जन एवं परित्याग संबंधी अस्थायी उपबंध, कोई डायरेक्टली कोई उपबंध हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है। इस तरह से कोई डायरेक्टली कोई उपबंध नहीं करता है कि परित्याग या अर्जन के संदर्भ में, बल्कि इसके साथ साथ ये लागू होता है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक अगर हैं, ठीक है, बने हैं, तो साथ ही मतलब ये रहेंगे, मतलब बने रहेंगे आपका, ठीक है। तो नागरिकता संबंधी कानून के में जो आपकी बात बताई गई, तो ये बात बताई गई है उसमें। दूसरा है, संविधान का भाग 2 केवल उन व्यक्तियों की पहचान करता है, ठीक है, पहचान करता है जो 26 जनवरी 1950 के नागरिक बने हैं। बिल्कुल सही है, ये भी आपका जो आंसर है ये सही है। तो इसमें से कूट आपका जो हो जाएगा बच्चों, वो ऑप्शन दोनों का सही हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें सी दे रहा है, तो सी में से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसमें कह रहे हैं भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह की बातें हैं। तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, बिल्कुल, जैसे दूसरी राष्ट्र की नागरिकता को एक्सेप्ट करेंगे, भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, ठीक है। इस नाते इकहरी नागरिकता ही भारत में है। दूसरा है, संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। तो इसमें कोई संदेह की स्थिति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल से, कि नागरिकता का संबंधित अधिकार संसद को नहीं प्राप्त है, बिल्कुल प्राप्त है, संसद बना सकती है ये। और नागरिकता संबंधी जो अधिनियम उनमें संशोधन भी समय समय पर सरकार करती रही है। 1955 में पहला संविधान संशोधन किया गया था नागरिकता के संदर्भ में। उसके बाद में समय समय पर 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में, और अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा 2019 में भी नागरिकता से संबंधित संशोधन सरकार लेकर के आई थी। जो एनआरसी का मुद्दा था, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से उसको महसूस किया होगा।
तो ये दूसरा वाला ऑप्शन भी आपका यहाँ पर आपका सही बन जाता है। और तीसरे में है एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से दिया गया है। हाँ जी, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन ब्रिटेन से ही लिया गया है एकल नागरिकता का प्रावधान हमारे यहाँ। तो कूट के हिसाब से देखते हैं, यानी तीनों ऑप्शन सही हैं। और पूछा क्या है इसमें से कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य में तीनों सत्य हो जाएंगे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के किस भाग में व किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है। तो भाई भाग कौन सा है, 2 भाग है। अनुच्छेद कितना है, मैंने आपको बताया था अनुसूची वाले और भाग वाले पार्ट में आपने देखा होगा, या हर जगह आप लोगों से चर्चा चली है इसके बारे में। तो हमारा कितना होता है, 5 से लेकर के 11 तक का होता है। तो देखिए ऑप्शन किसमें कहाँ से कहाँ तक के बारे में दे रहा है, अनुच्छेद 5 से 11 तक का बारे में यहाँ पे ऑप्शन में देखिए जो दिया है ऑप्शन बी में ये होना चाहिए इसका कि 5 से 11 तक, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने मिस कर दिया है। तो इसमें देखते हैं हम लोग, यहाँ पे 5 होना चाहिए, 5 से 11 तक, ठीक है। 5 से 11 तक का उल्लेख जो भाग 2 में, ये आंसर आपका सही होना चाहिए, ठीक। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, नागरिकता का अर्थ है, नागरिकता का क्या अर्थ है ये बताना है हमको। इसमें बता रहे हैं आप, नागरिकों के पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार। नागरिकता का अर्थ को डिफाइन करना है आपको, ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ नागरिकता के अंतर्गत आती है, नागरिकता के अर्थ के अंतर्गत आती है। तो नागरिकों को पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार यानी कि दिए गए हैं क्या नागरिकता में, जी हाँ बिल्कुल दिए गए हैं इसमें से। और आगे देखेंगे क्या इसमें पूछ रहा है। दूसरा है लोकसभा संघ की और हर राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार, बिल्कुल दिया गया है भाई। लोकसभा यानी कि कहने का मतलब संघ की तथा और हर राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार की बात कह रहे हैं, तो बिल्कुल प्राप्त है सभी को, ये नागरिकता के अंतर्गत सबको मिला हुआ है। और तीसरा इसमें है संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार, जी हाँ बिल्कुल सभी को अधिकार प्राप्त है, बशर्ते कि कोई इस तरह की जो कानूनी दायरे में वो चीज़ें ना डिस्टर्ब करें हो रही हों, तो बिल्कुल सबको नागरिकता को समान अधिकार दिया गया। सभी सांसद और विधानसभाओं के सदस्य बनने के अधिकार रखते हैं, यानी भारतीय नागरिकों के पास ये अधिकार है, ठीक है। तो ये आपका कूट में दिया है क्या, कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। तो बच्चों में बिल्कुल सही है, ये तीनों वाले ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग देखते हैं, 5वें नंबर के क्वेश्चन पे हम लोगों का क्या है। इसमें दे रहा है बच्चों, संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम में नागरिकता के अर्जन एवं समाप्ति के प्रावधान हैं, ठीक है। अर्जन, नागरिकता के अर्जन के लिए एवं समाप्ति के प्रावधान हैं, ठीक है। तो अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में, यानी संसद द्वारा पारित कौन सा कानून है जिसमें नागरिकता के अर्जन एवं समाप्ति के प्रावधान हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। ये 3 ऑप्शंस आपको, 4 ऑप्शंस आपको इसमें दिए गए हैं, जिसमें से आपको बताना है कि नागरिकता संशोधन जो है, नागरिकता पारित करने के लिए किस अधिनियम में अर्जन के लिए समाप्ति के लिए प्रावधान किए गए हैं। तो सीधी सी बात आप जान लीजिए, मैंने भी आपका जिक्र किया था कि कब कब से शुरू हुए, तो आप जान लीजिए 1955 से है ना, नागरिकता के अधिनियम जो है लागू हुआ है, और उसी में ही समय समय पर ये सुधार और परिवर्तन होते रहे। तो अर्जन और समाप्ति के प्रावधान 1955 वाले ही में ही कर दिए गए थे। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल आपका सीधा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें। क्लियर, इसमें से ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद में तो समय समय पे सारे सुधार किए जाते रहे हैं। क्लियर, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। सारे क्वेश्चंस बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, उम्मीद करता हूं। और जिन बच्चों को थोड़ी असुविधा हो रही होगी, तो कृपया करके वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे डिटेल वीडियोस को देख लें, इससे आसानी होगी। ये देखिए, जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनके लिए मोस्टली ये ज़्यादा बेनिफिशियल महसूस उनको हो रहा होगा, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है तो उनको एक कठिन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज मिल रही है, तो उनको कार्य करने में आसानी हो रही होगी। बाकी जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ी असुविधा हो रही होगी, तो वो सीरियसली इसको सुने, ध्यान से सुने, तो निश्चित तौर से उनके लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। ये भारत में रहने वाला
ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। क्या नहीं दावा कर सकता है भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक? कह रहा है, पहला है बच्चों व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है विधि के समक्ष समानता का अधिकार, तीसरा है जीवन के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए अधिकार, और चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये 4 ऑप्शन दे रहा है। तो कौन सा दावा ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता? जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रिटिश नागरिक कौन सा दावा नहीं कर सकता, यानी कि कौन सा एक तरह से कहिए कि विदेशियों को नहीं प्राप्त है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे व्यापार और व्यवसाय जो आपका टॉपिक दे रहा है, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आप जानते हैं एक मूल अधिकार दिया गया है। तो ये जो मूल अधिकार है यह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ना कि किसी और को प्राप्त है। यानी विदेशी नागरिक ब्रिटेन की जगह पे कोई और कंट्री का भी नाम लिखा होता तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान किया गया है, ये भारतीयों को ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा ये आपका। तो उसमें बताना आपको था दावा नहीं कर सकता है, तो दावा इसके लिए नहीं केवल कर सकता है कोई ब्रिटिश नागरिक, बाहर का नागरिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपका बच्चों, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त विदेशियों को प्रदत्त मूल अधिकार कौन से हैं? ठीक है, मूल अधिकार कौन से हैं? भारतीय संविधान द्वारा विदेशियों को प्रदत्त मूल अधिकार कौन से हैं? देखिए इसमें कह रहा है भारतीय संविधान द्वारा विदेशियों को प्रदत्त मूल अधिकार कौन से हैं जो भारतीयों को ही प्राप्त है। तो पहला कह रहा है बच्चों ए में अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक, दूसरे में कह रहा है बच्चों अनुच्छेद बी में कह रहा है अनुच्छेद 29, 30, 20, 21 और सी में कह रहा है अनुच्छेद 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 ये उल्लेख कर रहे हैं इसमें। और अनुच्छेद फिर चौथे में है अनुच्छेद 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो देखिए सीधी सी बात आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान जो भारतीय नागरिक जो हैं भारतीय संविधान में विदेशियों को प्रदत्त मूल अधिकार जो आपको दिए गए हैं उनके बारे में अगर बात करते हैं हम, तो यहाँ पर कह रहा है भारतीय संविधान द्वारा विदेशियों को प्रदत्त मूल अधिकार। तो विदेशियों को जो मूल अधिकार दिए गए हैं बच्चों, उसमें से अगर आप देखेंगे तो कौन से अधिकार मिलते हैं, तो विदेशियों को काफ़ी कुछ अधिकार दिए गए हैं। अब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार तो देखिए सभी को प्राप्त है, तो विदेशियों को, भारतीयों को भी प्राप्त है, विदेशियों को भी प्राप्त है। तो लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जो कि विशेष तौर से इसमें मिले हुए हैं विदेशियों को। तो इसमें अगर देखेंगे तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और यहाँ पर देखिए 21A होना चाहिए बच्चों, यहाँ पर 21A। ठीक है, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 ये ध्यान रखिएगा, ये विदेशियों को भी प्राप्त आपके अधिकार है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा और ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए एक तरह से बनता है क्वेश्चन। तो ये चीज़ बिल्कुल अच्छी तरीके से 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 जो अनुच्छेद हैं ये सब विदेशियों को भी प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला है निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका है। इसमें देखेंगे जो भारतीय नागरिकों को ही केवल प्राप्त है। तो देख लीजिए कि इसमें से आपको मैं बता देना चाहता हूँ बिना ऑप्शंस देखे ही, आप लोग इसको ध्यान से सुन लीजिए कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो आपके हैं 15, 16, 19, 29 और 30 यानी कि अनुच्छेद यहाँ पर देखिए आपके ग्रुप में दे रहा है सी में, ये आपको भारतीयों को स्पेशली प्राप्त है, ना कि विदेशी किसी नागरिक को प्राप्त है। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा कि कौन कौन से इसमें देखा आप लोगों ने कि विदेशियों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त थे। तो 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25 यानी कंटिन्यूसली आप 21 के बाद से देखेंगे तो लगातार आपको 28 तक का। ठीक है, और 21 के बाद क्या आप 20 से ही समझ लीजिए कि आपको याद क्या करना है, विदेशियों को प्राप्त है 20, 21,
21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, यानी लगातार आपको 28 तक, 20 से लेकर 28 तक, और 14 एक और भी ध्यान रख लीजिएगा, यह विदेशियों को प्राप्त अधिकार हैं। वहीं भारत के नागरिकों को ही केवल प्राप्त अधिकारों के बारे में अगर हम बात करें तो 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो आपके हैं ये भारतीयों को ही प्राप्त अधिकार हैं फाइनली, और इसमें से नहीं दिया गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो अनुच्छेद देखिए 27 और 28 का जिक्र कर रहा है, लेकिन 29 का जिक्र नहीं कर रहा है। तो आप सीरियसली इसको देखिए तो 29 और 30 भारतीयों को प्राप्त हो गया। उसके पहले के जो आर्टिकल आप देखेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा 15 और 16 केवल मेंशन करना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, इसमें से ऑप्शन आपका बच्चों सी बन रहा है इसका। सारे क्वेश्चन याद करिए, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत की नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। किसी ऐसे देश के नागरिकों को जहां भारतीय नागरिकों को देशीकरण से नागरिकता हासिल करने से रोका गया हो, किसी भी परिस्थिति में भारतीय नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती है। एक ऑप्शन आपका है कि क्या ऐसा है क्या? देखिए, तो कह रहा है भारतीय नागरिकता के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना है। किसी ऐसे देश के नागरिक को, ठीक है, जहां भारतीय नागरिकों को देशीकरण से नागरिकता हासिल करने से रोका गया हो भारतीय नागरिकों को किसी भी परिस्थिति में भारतीय नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती है। नहीं भाई, ऐसा तो कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है। कथन सही पूछ रहा है तो कौन सा कथन सही नहीं है कि स्थिति में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो नियम कानून है, जन्म, वंश परंपरा, पंजीकरण, देशीकरण, ठीक है, और क्षेत्रीय समाविष्टि के आधार पर भारतीय नागरिकता 1955 का जो अधिनियम है उसके तहत नागरिकता भारतीय को प्राप्त होगी। तो ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन गलत यहाँ पे दे रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है तो उस क्षेत्र के नागरिकों को भारतीय नागरिकता के अर्जन के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन करना होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैंने अभी आपको बताया 1955 के तहत ये बनाया गया है कानून की जन्म के आधार पर, वंशानुगत के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और क्षेत्र के समाविष्ट यानी क्षेत्र के अर्जन के आधार पर आपको नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, ना कि उसको मतलब पंजीकरण वगैरह नहीं कराना होगा। ये पंजीकरण तो एक अलग प्रक्रिया हो जाएगी। जब कोई क्षेत्र अर्जित किया जाएगा तो उसको पंजीकरण के बिना ही उसको दे दिया जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हैं बच्चों, ठीक है। तो दोनों कुछ नहीं ऐसा कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा ये, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी सही होगा इसमें से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों का 10वें नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन, भारत की नागरिकता की समाप्ति के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। कैसे बदल जाएगी नागरिकता, समाप्त कब होगी, ये बता रहा है। कह रहा है भारत का कोई भी नागरिक केवल स्वत्याग अथवा वंचन यानी कि पृथक्करण द्वारा अपनी नागरिकता खो सकता है। सही है कि गलत है बच्चों? ऑप्शन आपको बताना है। कोई क्वेश्चन कह रहा है भारत के कोई भी नागरिक केवल स्वत्याग अथवा वंचन द्वारा अपनी नागरिकता खो सकता है। नहीं, तो ये केवल इसी आधार पर नहीं है, बहुत सारे इसके अलावा और आधार हैं जिनके आधार पर उनको नागरिकता समाप्त की जा सकती है, ठीक है। स्वत्याग और पृथक्करण के आधार पर ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा है और नहीं भी होगा, मतलब है। और दूसरा है भारतीय संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाना भारतीय नागरिकता की समाप्ति का कारण बन सकता है, ठीक है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं ये बताना है आपको। तो बिल्कुल आपकी नागरिकता समाप्त की जाए, भारतीय के प्रति अनिष्ठा दिखाने वाला भारतीय नागरिकता की समाप्ति का कारण बन सकता है। जी हाँ, ये कारण बन सकता है आपका। तो ये बिल्कुल आपका ये ऑप्शन बी आपका जो हो जाएगा, ठीक है। बी वाला ऑप्शन ये कारण बन सकता है, पहला कारण नहीं बनेगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 5 वर्ष बिताना होगा। ये पहला ऑप्शन है आपका। दूसरा कह रहा है कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है उसे कभी भी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है।
ये अब 2 कथन आपके दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में आपको बताना होगा कि क्या कौन से क्वेश्चंस आपके सही हैं। तो देखिए ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं है, कह रहा है पहले क्वेश्चंस में फिर से देखते हैं इसको ऑप्शंस को। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 5 वर्ष बिताने होंगे। तो देखिए इसमें ऐसा है कि इसमें जो व्यक्ति 5 वर्ष नहीं होता है, इसमें होगा आपको 7 वर्ष का। इसमें नियम ये है कि नागरिकता अधिनियम 1955 जो कहता है अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करता है, यहाँ पर शब्द देखिए पंजीकरण यूज किया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर शब्द जो यूज किया गया है पंजीकरण। तो पंजीकरण के लिए जो कानून है उसमें ये बात बताई गई है कि जो पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिक जो नागरिकता प्राप्त करेगा बच्चों, उसके लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में आवेदन करने के ठीक 7 वर्ष पूर्व बिताने होंगे, यानी कि लगभग 7 वर्ष हो जाना चाहिए। यहाँ पर जो तिथि दे रहा है ये 5 ना हो करके अगर 7 होता तो ये ऑप्शन सही बनता, ठीक है। तो यह भी आपका एक त्रुटिपूर्ण ऑप्शन हो गया है। अब इसके अलावा देखते हैं अगला में क्या कह रहा है, अगले में क्या त्रुटि है या सही है। कह रहा है कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है उसे कभी भी उसकी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए देखिए ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है कि वंचित नहीं किया जा सकता है, ऐसा कुछ भी। हमारा जो 5 तरीके हमारे हैं जो है सदस्यता लेने के, नागरिकता लेने के, जन वंश परंपरा, पंजीकरण, देशीकरण, क्षेत्रीय समाविष्ट के आधार पर जो है ऐसा कहीं नहीं है कि आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं ये कि नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो देशीकरण या पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता अपनाते उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 की बेटा धारा 10 है, धारा 10 के आधार पर नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण के द्वारा या देशीकरण के द्वारा, 2 शब्द याद रखिएगा, पंजीकरण या देशीकरण के द्वारा अगर नागरिकता अपनाता है तो अनुच्छेद जो है जो आपका नागरिकता अधिनियम है 1955 उसकी धारा 10 में ये प्रावधान किया गया है कि इनको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है और यहाँ पे नहीं किया जा सकता। तो यानी कि दोनों ऑप्शन गलत हो गए आपके यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ना तो 1 होगा और ना ही 2, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, 12वां क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय नागरिक, ठीक है, प्रवासी भारतीय नागरिक जिसे OCI कहते हैं, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है, कार्ड धारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है इन्हें सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता का अधिकार प्राप्त है, ठीक है, पहला ऑप्शन दे रहा है इसमें, और इसमें बताना आपको होगा कि क्या सही है। इन्हें सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, जो बाहर ओवरसीज वाले हैं उनको तो ऐसी भारतीय प्रवासी नागरिकता को ऐसा कुछ नहीं है कि मिलेगा, ठीक है। दूसरा है यह कृषि अथवा बागानी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकते हैं, इसमें यह है कृषि एवं बागानी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकते हैं, नहीं ये नहीं कर सकते। ये ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में भाग ले सकते हैं, तो इसमें से क्या कह रहा है, ऑल इंडिया प्री मेडिकल यानी मेडिकल पढ़ाई स्टडी से संबंधित बात कह रहा है कि भाग ले सकते हैं, तो ये कर सकते हैं भाई, इनके लिए प्रावधान है। तो अनुच्छेद 16 में जो बात बताई गई हो प्रवासी भारतीयों के लिए ये कहा गया है कि सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर के समानता का अधिकार इनको नहीं दिया गया है, केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त किया गया है, ठीक है। तो पहली बात तो ये इसके लिए थी कि जो कि इनको नागरिकता का अवसर समानता की बात जो करेंगे वो बिल्कुल नहीं इनको मिलेगा। अनुच्छेद 16 में कह रहा है रोजगार की समानता के लिए बात नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो अधिग्रहण की संपत्तियों के बारे में, तो वहाँ विदेशी भारतीय नागरिकों को कृषि और बागानी संपत्ति का अधिग्रहण के अतिरिक्त आर्थिक, ठीक है, इनके अलावा कुछ कर सकते हैं। तो आर्थिक, वित्तीय, शैक्षणिक क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाओं की बराबरी का अधिकार दिया गया है, ठीक है। अधिग्रहण, ये इनको अधिग्रहण का अधिकार नहीं दिया गया, कृषि और बागानी में अधिग्रहण करने का अधिकार नहीं है बच्चों। इनको अगर दिया गया है कुछ पावर तो दिया गया आर्थिक, वित्तीय एवं शैक्षणिक क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाओं में बराबरी का अधिकार दिया गया है, ठीक है। और ये तीसरा वाला इंडिया प्री मेडिकल वाला ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बच्चों जो भी तीसरे नंबर पे होगा वही हो जाएगा। तो तीसरे में देखिए दिया हुआ है, तो तीसरा नंबर आपका बनेगा क्या, सी नंबर पे आपका बन जाएगा, ये सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 13 नंबर का क्वेश्चन, 13 नंबर का हमारा क्वेश्चन है वो क्या बताता है। 13 नंबर का क्वेश्चन जो कह रहा है
वो ये कह रहा है आपसे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता अर्जन की 5 शब्दों का उल्लेख है। नागरिकता अर्जन का 5 शब्दों का उल्लेख है। तो बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है? ये बिल्कुल सही क्वेश्चन लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है आपको? इसमें सत्य या असत्य की स्थिति भी देखते हैं क्या पूछता है। लेकिन ये कह रहा है कि 5 शर्तों का उल्लेख किया गया है नागरिकता के संदर्भ में। तो नागरिकता के संदर्भ में 5 बातों का उल्लेख किया गया है कि नहीं किया गया है? बिल्कुल किया गया है। नागरिकता के उल्लेख के बाद 5 शब्द अभी हमने बताया आपको। दूसरा कह रहा है नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता समाप्ति के 3 आधारों की बात की गई है। ठीक है, नागरिकता समाप्ति के 3 आधारों की बात यहाँ पर की गई है। 3 आधारों पर नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। हाँ, ये चीज़ तो भी आपकी है। लेकिन क्वेश्चन देखिए पूछ क्या रहा है, उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो पूछ रहा है इसमें असत्य कौन सा क्वेश्चन। देखिए ये दोनों क्वेश्चन जो कह रहा है ये बिल्कुल सही कह रहा है बच्चों। यहाँ पर कह रहा है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत अर्जन की 5, भाई अभी अर्जन के बारे में 5 बताया ना, जन्म के आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर, पंजीकरण, देशीकरण एवं क्षेत्रीय समाविष्ट के आधार पर। तो बिल्कुल सही है, ये तो सही है आपका। दूसरा है नागरिकता अधिनियम 1955 की नागरिकता समाप्ति के 3 आधारों का वर्णन किया गया है। जी हाँ, 3 आधारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, वंचित नहीं किया जा सकता है, ये चीज़ें हैं, इनको 3 आधारों पर क्या। तो उसमें कह रहा है असत्य है। तो भाई देखिए इसमें तो असत्य तक कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें असत्य नहीं है, मतलब कोई असत्य नहीं है इसमें। तो देखते हैं, तो इसमें ऑप्शन यही होगा, ना तो 1 ना तो 2, दोनों बिल्कुल असत्य नहीं, दोनों सही हैं। यानी कि दोनों जो कूट दिए गए हैं बच्चों वो सही हैं आपके हैं। ऑप्शन डी होगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है बच्चों कि 2003 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन द्वारा अंतर स्थापित प्रवासी भारतीय नागरिकों को OCI की श्रेणी के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ठीक है, पहला कह रहा है बच्चों, यह भारतीय मूल के व्यक्तियों को जो किसी अन्य देश के नागरिक हैं दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, POI जो है पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन होगा। POI का फुल फॉर्म जो होगा बच्चों पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। इसमें क्या कह रहा है, यह भारतीय मूल के व्यक्तियों को जो किसी अन्य देश के नागरिक हैं दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। ये POI जो है दोहरी नागरिकता के प्रावधान के बारे में बात करता है। फिर दूसरा क्या है बच्चों, इसमें यह भारतीय मूल के व्यक्तियों को PIO को जो किसी अन्य देश के नागरिक हैं बिना नागरिकता के OCI कार्ड प्रदान करता है। नहीं, ये तो नहीं बात है भाई कि बिना अनुज्ञा के ऐसा दे देता है, ये नहीं करता है कार्ड प्रदान। तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है। इसमें कह रहा है, फिर तीसरा है, यह OCI को भारत में आम चुनाव में मतदान की अनुमति देता है। जी हाँ, बिल्कुल देता है, ये इनको अनुमति देता, अनुज्ञा देता है ये। ठीक है, अनुज्ञा देता है यानी कि आज्ञा देता है। और चौथा इसमें ऑप्शन है, यह OCI को भारत में बिना वीज़ा के यात्रा करने की मंजूरी देता है। बिना यात्रा की मंजूरी करने का प्रावधान देता है। ऐसा करता है क्या? तो ये भी नहीं करता है बच्चों, बिना वीज़ा के तो कर ही नहीं सकता है, तो ये नहीं करता है यहाँ पे। तो इसमें बेटा जो होगा, इसमें आपको कूट को देखना होगा, कूट के आधार पर थोड़ी गहनता से इसको पढ़िएगा आप लोग। पहला और तीसरा इसमें सही दिख रहा है, बाकी और कोई सही नहीं है इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी में है बच्चों पहला और तीसरा। वेरी गुड, आगे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी रीति, ठीक है, कौन सी रीति नागरिकता प्रदान करने की रीति नहीं है। वाह वाह वाह, अभी बार बार मैंने आप लोगों से जिक्र किया, कौन सा नहीं है। वंश परंपरा बिल्कुल है, पंजीकरण है, राज्य क्षेत्र का सम्मिलित होना, मतलब किसी राज्य को क्षेत्र को सम्मिलित कर देना है, विदेशी नागरिकता या दोहरी नागरिकता बिल्कुल नहीं, भारत में ये तो नहीं है। तो बिल्कुल, तो बहुत इजी क्वेश्चन आपका था ये, क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन होगा इसमें। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से
कौन सा भारत के नागरिकों का विशिष्ट अधिकार है? भारत के नागरिकों का कौन सा विशिष्ट अधिकार है? नंबर 1 पूछ रहा है इसमें, तो कौन सा विशिष्ट अधिकार नागरिकों का बनेगा? तो पहला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नागरिकों का विशिष्ट अधिकार है? पहला है भारत में निर्वाचन में मताधिकार का प्रयोग। हाँ बिल्कुल है भाई, ये तो उनका अधिकार है। भारत में कौन सा नागरिक विशिष्ट अधिकार है? भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, ठीक है। राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होना, बिल्कुल ये भी सही आपका है। सार्वजनिक रोजगार में समानता, ठीक है, ये तो भारतीय नागरिकों को मिली हुई समानता है भाई। नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए, तो तीनों सही है बेटा, बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, ये करेक्ट आंसर होगा आपका, डी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 17 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देशीकरण की प्रक्रिया द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के मापदंड हैं, ठीक है। देशीकरण द्वारा नागरिकता के मानदंड के अंतर्गत क्या क्या आता है बच्चों, ये आपका 17 नंबर का क्वेश्चन है। पहला कह रहा है 8वीं अनुसूची में अधिसूचित की गई भाषा का ज्ञान होना, ठीक है, अधिसूचित भाषा का ज्ञान होना, नहीं ये तो भी ऐसा नहीं, कोई और दूसरा व्यक्ति का कोई जान लेगा तो उसे देशीकरण द्वारा दे, कोई भाषा के आधार पर, तो बिल्कुल ऐसा तो कतई नहीं हो सकता। दूसरा है देशीकरण की प्रक्रिया के लिए आवेदन करने के से पूर्व 12 माह की अवधि तक भारत में निवास कर रहा हो, नहीं ऐसा नहीं, 12 महीने का तो कोई है ही नहीं, प्रावधान ही नहीं है, 12 महीने का तो कोई प्रावधान ही नहीं है भाई, हो रहा हो। तो इसमें से अगर आप देखा जाए कि कौन सी चीज़ें आपको दी जा रही हैं, देखिए क्वेश्चन पूछा क्या है, फिर से एक बार देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देशीकरण की प्रक्रिया द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के मानदंड है? देशीकरण, अच्छा देशीकरण के अंतर्गत क्या क्या देने का प्रावधान किया गया है, इस पर विशेष चर्चा कर रहे हैं, और इसमें बताना आपको क्या है, बताना है कौन सा सही है। तो एक बात जान लीजिए, हाँ देशीकरण की प्रक्रिया के द्वारा अगर एक्सेप्टेबल आपको करेंगे तो इसमें ये बात बताई गई है, हाँ ये बात कही गई है कि 8वीं अनुसूची की में अधिसूचित किसी भाषा का ज्ञान, मतलब हाँ ठीक है, मैंने भारतीय कोई एक भाषा आप जानने वाले हो, अगर देशीकरण के द्वारा अगर ले रहे हैं, चूँकि आप देशीकरण के तहत हैं, आपके माँ बाप या कुछ इस तरह के लोग यहाँ पे रहे हैं, तो आपको उस भाषा का बिल्कुल ज्ञान होना जरूरी है, बिल्कुल सही है बेटा, ये सही ऑप्शन है आपका। दूसरा है देशीकरण की प्रक्रिया के लिए आवेदन करने से पूर्व 12 माह की अवधि तक भारत में निवास कर रहा हो, हाँ यानी कि मतलब वो उसके कोई पेरेंट्स अभिभावक यहाँ रहे हों और 12 महीने से ये यहाँ रह रहा हो, हाँ बिल्कुल सही है, ये सही है, दोनों ऑप्शन सही है इसके हैं, तो दोनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे बच्चों। ये आपका देशीकरण के नियम में ये बातें उल्लेखित हैं, सही है ऑप्शन, तो आप इसे ऑप्शन दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो दोनों ऑप्शन सही होने का जो कूट दे रहा है उसमें सी है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए पूरा क्वेश्चन पढ़ना बहुत नेसेसरी हो जाता है, बिना क्वेश्चन पढ़े तो कोई भी चित्र रिपोर्ट लग सकती है, ठीक है, तो उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। इस नाते ऐसी चीज़ें कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं ये गलत है, लेकिन एक्चुअल में वो होता कुछ और है, जब उसको आप वहाँ पर देशीकरण शब्द लिखा था, इस नाते नेक्स्ट क्वेश्चन में तो सही बात थी उसमें। 18 में देखिए, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए के संबंध में किस पर दावा असंगत है, ठीक है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के संबंध में किस पर दावा असंगत है, ये बात आपको बतानी है। इसमें कह रहा है कि इसके आधार पर आप दावा नहीं कर सकते हैं, कोई व्यक्ति जो जन्म के आधार पर नागरिकता का दावेदार है और जिसका जन्म जुलाई 1997 को भारत में हुआ है, यार ये तो बिल्कुल 97 को भारत में हुआ है, नागरिकता प्रदान करने के संबंध में दावा असंगत है, यानी कि नहीं है ना, तो ये बिल्कुल नहीं है, यहाँ भारत के माँ बाप के नागरिक हों ये वाला दावा है, ये तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है बच्चों, बिल्कुल नहीं है, ये गलत बात है, ये असंगत है, ये गलत बात कह रहा है। मतलब इसमें पूछ रहा है कि किसका दावा असंगत है, तो इन्हीं का दावा असंगत हो जाएगा, हुआ था और इसके माता पिता दोनों उस समय भारत के नागरिक नहीं थे, हाँ बिल्कुल भारत के नागरिक नहीं होंगे तो दावा संगत हो ही जाएगा। देखिए इसमें कूट में दिया है, आगे डिटेल सारी बातें बता रहा है। फिर इसके बाद बी में कह रहा है वह व्यक्ति जो वंश के आधार पर नागरिकता का दावेदार है जिसका जन्म 12 सितंबर 1997 को हुआ था तथा उसके जन्म के समय उसकी माता भारत की नागरिकता थी, तो ये बिल्कुल हो जाएगा, कोई एक रहना जरूरी है बच्चों। वह
वह व्यक्ति जो किसी भारतीय नागरिक से विवाहित और पंजीकरण के आवेदन से पूर्व सामान्यतः 7 वर्ष से भारत का नागरिक हो, ये भी सही है। ठीक है, ये संगत है, सही है। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का दावा, हालांकि यह कुछ योग्यताओं पर आधारित हो, हाँ ये हो सकता है, ये सही है। तो बस इसमें ऑप्शन जो देखेंगे बच्चों ना, तो इसमें से ऑप्शन के आधार पर यही गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो 18 जो आपका क्वेश्चन नंबर है, इसमें जो गलत इनकरेक्ट आंसर है आपका, वो आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग अग्रसर होते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारे स्क्रीन पे है। वह है निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कोई भी भारतीय जो स्वेच्छा से भारत से युद्धरत किसी देश में रहता है, शत्रु अन्य देशी कहलाएगा। ठीक है, शत्रु अन्य देशी कहलाएगा। तो इसमें आपको बताना क्या है कि ये विचार करना है, विचार के कौन से सही हैं। तो इसमें बताना है बिल्कुल सही बात है, कोई भारतीय जो स्वेच्छा से भारत के युद्धरत किसी देश में रहता है, शत्रु अन्य देशी कहलाएगा। बिल्कुल, अन्य देश का शत्रु तो कहलाएगा ही कहलाएगा। जो विदेश में रहता है और उसका हमलावर वो भारत पे है, तो वो तो शत्रु अन्य देशी कहलाएगा ही। दूसरा है मित्र अन्य देशी को भारत में अटॉर्नी जनरल का पद धारण करने का अधिकार है। अरे यार नहीं, ये तो बात नहीं है। मित्र अन्य देशी को भारत में ये पद जो है, ये इतने महत्वपूर्ण पदों पे नहीं आसीन किया जा सकता है किसी बाहर के लोगों को, तो ये नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो ये कथन आपका 2 गलत हो जाएगा। तो फिर तुमसे पूछ रहा है कौन से सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही केवल इसमें देना है बच्चों। आंसर नंबर ए केवल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो 5 वर्ष से भारत में एक समुद्र पारी नागरिकता के रूप में पंजीकरण हो और भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले 1 वर्ष से भारत में रह रहा हो, भारतीय नागरिकता प्राप्त करेगा। किस आधार पर प्राप्त करेगा, ये हमें बताना है आपको, किस आधार पर ये प्राप्त करेगा। तो देखिए, जो व्यक्ति, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, जो व्यक्ति है वो व्यक्ति इसमें कह रहा है, जो क्वेश्चन आपका है इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष से भारत में एक समुद्र पारी नागरिकता के रूप में पंजीकरण और भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन से पहले 1 वर्ष की नागरिकता। तो बिल्कुल ये मानक केवल पंजीकरण में ही दिया गया है बच्चों। तो पंजीकरण वाली नागरिकता को पूरा कर रहे हैं, इसको आप पढ़िएगा डिटेल में, तब आपको थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा। तो पंजीकरण यहाँ पर होगा, जिसमें ये कंडीशन बताई गई है आपको। इसमें बताई गई है कि मतलब जो है 7 वर्ष की नागरिकता उनको प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है 5 वर्ष से क्षमता 5 वर्ष से भारत में एक समुद्र पारी नागरिकता के रूप पंजीकरण किया है, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले 1 वर्ष से भारत में रेगुलर रूटीन वे में रह रहा हो। तो ये बिल्कुल आपका सही ऑप्शन पंजीकरण सही था। इसमें 21वें नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कहना है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन में इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है, भारत के संविधान का भाग 2 भारत की नागरिकता से संबंधित है। इसमें कोई संदेह बिल्कुल किसी को नहीं होगा, बहुत ही सहज क्वेश्चन था। दूसरा है, इसमें भारतीय संविधान अपने लागू होने के बाद से भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण, निर्धारण और समाप्ति के मामले से संबंधित है। क्या कह रहा है, भारतीय संविधान अपने लागू होने के बाद से भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण, निर्धारण और समाप्ति के मामले से संबंधित है। नहीं, ये तो बात बिल्कुल सही नहीं लग रही है इनकी, ये सही नहीं है। तीसरा है, सभी मौलिक कर्तव्यों को 42 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। नहीं भाई, सभी नहीं थे, 10 ही उस समय जोड़े गए थे। ठीक है, तो सभी तो नहीं है कह सकते हैं, मौलिक कर्तव्यों को उस समय जोड़ा गया था, बाद में भी जोड़े गए हैं कुछ, तो ये भी कुछ सही नहीं है आपका। तो इसमें बताना आपको है कि कौन सा कथन सत्य है। तो एक केवल सत्य होगा, बाकी और सत्य नहीं है बच्चों। ठीक है, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग को थोड़ा सा प्रेशर बना रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको पढ़ेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। कुछ लोगों को ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की श्रेणी में रखा गया है। इस संबंध में लिखित कथनों में से कौन से कथन गलत हैं। ठीक है, कौन से कथन गलत हैं। क्या कह रहा है इसमें, कुछ लोगों को ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, इस संबंध में कौन से कथन गलत हैं।
तो उसमें देखना कृषि संपत्तियों बागानी खरीदने में छूट का प्रावधान नहीं है, ये तो बिल्कुल सही भी लास्ट क्वेश्चन में था, आप लोगों ने देखा इसको, ये छूट नहीं दी गई है। अगला है इस श्रेणी के लोगों को जीवन भर वीजा की सुविधा होगी। हाँ, ये चीज़ तो मिलती है, इनको सुविधा मिल रही है। इस श्रेणी के लोगों को मताधिकार या संवैधानिक पद प्राप्त करने का अधिकार हो। नहीं भाई, ये तो बिल्कुल कठिन बात है। जो भारतीय मूल का नागरिक होगा उससे कोई संवैधानिक पद पर बैठने का अधिकार होगा, नहीं तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इस तरह के बड़े बड़े पदों पर आसीन हो सकता है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। और तीसरा है चौथा ऑप्शन है इस श्रेणी के लोगों को अनुच्छेद 16 के तहत अवसर की समानता का अधिकार नहीं है। हाँ, अवसर की समानता का अधिकार, इनके सभी को समान, भारतीय नागरिकों की समानता नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका सी होगा बच्चों, सी होगा ऑप्शन इसमें से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर का है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, जन्म के आधार पर प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण के आधार पर प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, क्या है ये 23 नंबर का आपका क्वेश्चन है। प्राप्त की जा सकती है, किसी भूभाग के समाविष्ट के आधार पर प्राप्त की जाती है, भारतीय बैंक में धन जमा करने पे, बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ये तो आप सभी लोग जान रहे होंगे बच्चों, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन, कभी कभी कठिन क्वेश्चन के बीच में ऐसे सहज क्वेश्चन परीक्षाओं में भी आ जाते हैं। इसका प्रयास करते हुए हम लोगों ने ऐसा करने का कोशिश किया है इसमें। अगला क्वेश्चन है 24 में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, इसमें बताना है आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन मतलब सही है। ठीक है, कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत प्राप्त अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशी दोनों को उपलब्ध करा। नहीं भाई, देखिए इसमें बता दिया था मैंने, लास्ट में बता दिया था कि केवल भारतीयों को 15, 16, 19, 29 और 30 ये भारतीयों को ही प्राप्त हैं केवल। और यहाँ पर जिक्र क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16, देखिए 15, 16 मैंने कहा ना, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 दिमाग में रख लीजिए आपको, 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो इसमें कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत प्राप्त अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। ठीक है, केवल भारतीय मूल के लिए उपलब्ध हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है। ये आपका कह रहा है केवल भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं। क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें, विदेश दो उपलब्ध हैं, ये है। फिर उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त अधिकार भारतीय नागरिकों को विदेशियों दोनों को उपलब्ध हैं। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही बताइए, यानी कि ये दोनों को प्राप्त हैं कि नहीं प्राप्त हैं, ये बात कह रहा है। तो देख लीजिए इसमें आपको दोनों को प्राप्त हैं कि नहीं प्राप्त हैं, ये चीज़ें आप इसमें अनुच्छेद में देखेंगे तो भारतीय जो विदेशी हैं, उनके जो विदेशी मूल के लोग हैं उनको अनुच्छेद 14, 20, 21, ठीक है, 14, 20, 21 और इसमें प्राप्त किए गए हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक बार और आप लोग इसके प्रश्नों को थोड़ा सा एक बार देखने की कोशिश करें। इसमें 3 कूट दे रहे हैं, ठीक है, हम लोगों ने 2 कूट पे चर्चा की, 3 कूट पे दे रहा है। पहला कह रहा था इसमें कि कौन कौन से सही हैं, तो कह रहा है इसमें कथनों पर विचार करना है और बताना इसमें है कि नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। उत्तर कौन कौन से सही हैं आपके। तो पहला कह रहा था इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत प्राप्त अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशी दोनों को उपलब्ध हैं। ठीक है, तो ये दोनों को नहीं प्राप्त है भाई, पहले भारतीयों को प्राप्त है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये तो पहला बिल्कुल लफड़ा खत्म हो गया, ये दोनों को नहीं प्राप्त हैं। ठीक है, केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। दूसरा कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत प्राप्त अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। हाँ, ये चीज़ें तो आपका बता रहा है, ये आपका सही आपका आंसर बन रहा है, ये केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। फिर उसके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशी दोनों नागरिकों को उपलब्ध हैं। तो बिल्कुल सही है, ये दोनों आपका सही दोनों कूट बन रहा है। पहला वाला केवल गलत आपका है, दोनों सही है, यानी दूसरा तीसरा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी, आप लोगों को थोड़ा सा इसमें स्ट्रगल करना पड़ा, क्वेश्चन थोड़ा देखने के सीक्वेंस में ध्यान आता है क्या चीज़ें हैं। और आज का आपका लास्ट का क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आपका है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर पृथ्वी का स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा के पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, ये कह रहा है आपका। तो बिल्कुल सही है, प्रत्येक राज्य के भीतर प्रत्येक
स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। ये बिल्कुल सही आपका है। और दूसरा कह रहा है भारतीय संविधान भारत संघ को यह आदेश देता है कि वह हिंदी भाषा के प्रसार की व्यवस्था करे और उसे बढ़ाए तथा उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। ठीक है, तो ये दोनों आंसर ऑप्शन सही बेटा हैं आपके, तो दोनों सही हो जाएंगे इसमें से। तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, मतलब यानी कि पहला और दूसरा दोनों। तो सी ऑप्शन में आपका दे रहा है, इसमें उल्लेख कर रहा है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, सी आपका यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को इस बात का बहुत बारीकी से ध्यान रखना होगा कि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण है। तो देखिए आज हम लोगों की ये भी श्रृंखला कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे अगली श्रृंखला में हम लोग फंडामेंटल राइट के बारे में देखेंगे, मौलिक अधिकार, जिसमें लगभग करीब में 2 से 3 सीरीज़ में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 श्रृंखलाएं अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की कर डाली, 3 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने उद्देशिका के बारे में पहले देखा था, दूसरे में हम लोगों ने संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, और आज तीसरा वीडियो हम लोगों का था जिसमें हम लोगों ने सिटीजनशिप यानी नागरिकता के संदर्भ में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखा। उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छा आपको लगा होगा, ये आपके एग्जाम में बहुत ही उपयोगी होगा। जो बच्चे पुरानी सीरीज़ के क्वेश्चंस हमारे नहीं देख पाए हैं संघ राज्य क्षेत्रों के उद्देशिका के, वे लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उसे देख लें। ठीक है, आगे के क्रम में जैसे ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला लेकर के हम आप लोगों के सामने फिर आज उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।